देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जातीय हिंसा की आग में झुलसे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अब तक भी पूर्ण रूप से शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर से ताज़ा हिंसा की खबर सामने आई है कि राज्य के सीमावर्ती शहर मोरे में कल शनिवार को संदिग्ध विद्रोहियों और पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बागियों ने कथित तौर पर पुलिस वाहनों के काफिले पर तब गोलीबारी की जब वे मोरे शहर से गश्त करते हुए जा रहे थे। इस हमले में कमांडो घायल हो गया, जिसका इलाज असम राइफल्स कैंप में चल रहा है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि मोरे में ताज़ा हिंसा की घटनाओं में 2 घर जला दिए गए। एक अन्य घटना में राज्य की राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर मणिपुर के पहाड़ी जिले कांगपोकपी में अज्ञात लोगों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक गांव में अधिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है और तलाशी अभियान जारी है। वहीं युवक की हत्या की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कुछ दुष्ट तत्व राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और हाल ही में बनाए गए नए एयरपोर्ट का कल शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी पर ये कहते हुए निशाना साधा है कि जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है और 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का विकास होना चाहिए और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को यह ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर ना रह जाए। पूरे देश का विकास हो, तमाम प्रांतों का विकास हो, सरकारें विपक्ष की हो या रूलिंग पार्टी की हो, सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम और 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हुए थे। मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। वहीं इस बीच कल शनिवार 30 दिसंबर को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तीनों पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद मुफ्ती ने पैदल यात्रा करने का फैसला किया। इसके बाद भी जब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका तो पीडीपी प्रमुख इसके विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। उन्होंने मांग की कि उन्हें गांव जाने की इजाजत दी जाए। बता दें कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। प्रशासन की ओर से बीजेपी नेता को दी गई अनुमति और उन्हें जाने से रोक देने के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह नहीं चाहते कि हम वहां पर जाएं और हालातों का पता लगा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कुछ छुपाना चाहते हैं। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल शनिवार को हो गया है। कैबिनेट में 22 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार समेत 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल राजभवन में सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलवाई। वहीं इन मंत्रियों में सबसे चौंकाने वाला नाम जो रहा वो है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी श्रीगंगानगर जिले के करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था और राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर ही 25 नवंबर को मतदान हुआ था। अब इस एक सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने इस सीट से अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बना दिया है, जो कि वाकई हैरान करने वाला है। बीजेपी द्वारा चुनाव से पहले ही सुरेंद्रपाल सिंह को राज्य मंत्री बनाए जाने और मंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि श्री करणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा आला कमान के अहंकार को दर्शाता है। करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह को
राज्य मंत्री बनाने पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं और न ही प्रजातंत्र की आवाज सुनते हैं। आज उनके अहंकार की प्रकाष्ठा है कि चलते चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया। वहाँ 5 तारीख को चुनाव होना है। आदर्श आचार संहिता लागू है और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझकर राज्य मंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। हमें आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यह आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग के नियमों और संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्री बने नेताओं के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस बैठक के दौरान ही मंत्रियों के विभागों के आवंटन पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री यादव ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग रखा है। इसके अलावा जो विभाग किसी भी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे जाएंगे वह भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंपा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के शुक्रवार को पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। इस बीच दोनों के रिश्तों में मतभेद की खबरें जोर पर हैं। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इन मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए ऐसी अफवाहें उड़ाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले करीब 1 हफ्ते से हमारी पार्टी जेडीयू और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें मीडिया के एक वर्ग द्वारा लगातार चलाई गई। एक प्रमुख समाचार पत्र और कुछ न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से यह खबर छपी या बताई गई कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। लल्लन सिंह ने कहा कि खबर पूरी तरह भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश हुई। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित्त होंगे। ऐसा करने वाली सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1 साल से ज्यादा समय से जारी संघर्ष अब एक बार फिर तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के हाल ही में किए गए हवाई हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को रूसी शहर बेलगोरोद पर भारी बमबारी की, जिसमें 2 बच्चों सहित 20 लोग मारे गए। हमले की जानकारी देते हुए रूसी अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि बेलगोरोद पर क्लस्टर बमों से ताबड़तोड़ हमले किए गए और इन यूक्रेनी हमलों में 111 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन पहले ही यूक्रेन पर 122 मिसाइलों और 36 ड्रोन से हमले किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमले में 39 लोगों की जान गई है और 159 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा था कि हमलों ने 120 शहरों और गांवों को प्रभावित किया है। खबरों के मुताबिक इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि गजा की लगभग 70% इमारतें युद्ध में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। इस दावे को लेकर रिपोर्ट में गजा पट्टी की सैटेलाइट फोटोग्राफी और अन्य रिमोट सेंसिंग तरीकों के विश्लेषण का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इमारतों को निशाना बनाया गया है उनमें फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल, प्रार्थना घर, स्कूल और होटल शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार गजा के 36 अस्पतालों में से केवल 8 अस्पताल ही मरीजों को ले रहे हैं, क्योंकि बाकी अस्पतालों में पानी, बिजली और संचार सहित अन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 165 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गजावासियों की मौत का आंकड़ा 21,672 तक पहुंच गया है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा जोर पर है। समारोह में शामिल होने के लिए देश के तमाम नेताओं को निमंत्रण मिला है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे को आमंत्रण न मिलने पर
उन्होंने कल शनिवार को कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला है और न ही उन्हें रामलला के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है, क्योंकि रामलला सभी के हैं। ठाकरे ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। रामलला किसी एक की या किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनकी आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर राजनीति मत करो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं। इसके अलावा अयोध्या जाने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। संजय राउत की इस टिप्पणी पर विवाद के बीच की शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनावों में 48 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचे। उनकी टिप्पणी को राउत के अपमान के रूप में देखा जा रहा है, जिनके शिवसेना के लिए 23 सीटों वाले बयान ने एमवीए में सहयोगी कांग्रेस में कई लोगों को परेशान कर दिया है। ठाकरे ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे एमवीए को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं कुछ भी कहने वालों पर ध्यान नहीं दूंगा। जब तक कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे यानी सीट बंटवारे पर नहीं बोलेंगे, तब तक ना तो मैं और ना ही मेरी तरफ से कोई भी ऐसा करेगा। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने महिला पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं। उन्होंने शनिवार 30 दिसंबर को अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिए। विनेश फोगाट जब अपने अवार्ड लौटाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वे अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर ही छोड़ आईं। फोगाट ने 3 दिन पहले ही अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। इस घटना को यूथ कांग्रेस ने देश के लिए शर्म का दिन बताया है। मेरठ में शनिवार को घंटाघर स्थित कार्यालय में चल रही बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा एमएलसी से बदसलूकी करने पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और बसपा और सपा पार्षदों को दौड़ा दिया। दोनों के साथ खूब मारपीट की गई। इस कारण कल शनिवार को मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहाँ भाजपा के पार्षद के अपना वक्तव्य रखने के दौरान बसपा पार्षद ने भाजपा एमएलसी से बदसलूकी कर दी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बसपा और सपा के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी और बसपा के पार्षदों की पिटाई का मामला गर्मा गया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरते हुए पूछा कि अब कब बुलडोजर चलेगा। सपा ने एक्स पर मारपीट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्ता संरक्षित जनप्रतिनिधियों की गुंडाई। मेरठ में बीजेपी एमएलसी ने पुलिस की मौजूदगी में दलित पार्षद की पिटाई की है, ये शर्मनाक है। सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों की गुंडाई और नफरत चरम पर है। आगे पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी अपने गुंडों पर कब कार्रवाई करेंगे, बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।